जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज के वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेपर 2 में हम समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। हम पहले ही बताए हुए थे कि पेपर 2 का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है इसमें आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन का तैयारी आप कर लेते हैं तो यही 40 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्ज़ाम हॉल में मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों को देख के जाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद उसको भी ज़रूर जाके देखें। आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे सातों क्वेश्चन का फुल वर्णन करके हम बताए हुए हैं। सातों क्वेश्चन ज़रूर जाके देखें यह वीडियो देखने के बाद। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार पर प्रकाश डालें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार जो 2010 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था उसके अधिकार पे जो है, शिक्षा के अधिकार पे जो है प्रकाश डालना है या वर्णन करना है। तो इसको फुल वर्णन करके हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा के अधिकार पर प्रकाश डालें। देखिए शिक्षा का अधिकार जो है यह कानून बना है तो जो 1 अप्रैल 2010 को इसके अधिकार में क्या क्या चीज़ दिया गया है इस पे का पूर्ण तरीके से वर्णन करना है इस प्रश्न में। इसको एक एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, आप वीडियो के साथ सिर्फ बने रहें। यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका ये प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए इसको देखते हैं विस्तार से। देखिए विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में है, मतलब कि विश्व में जो है पढ़ने लिखने में जो है साक्षरता दर जो है भारत की जो है सबसे कम है। जैसे यह जो है एक जैसे अभिशाप से देश को मुक्त दिलाने का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अंततः 1 अप्रैल 2010 को एक वास्तविकता बन गया। तो यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने के लिए जो कानून बना था 1 अप्रैल 2010 को एक वास्तविकता बन गया, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार या एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए। देखिए सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से जो है यह लागू हो गया। देखिए इस प्रकार अब भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। इस शिक्षा नीति में जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसको जो है एक बच्चे को विधिक तौर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का जो है एक हक मिल गया। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अब। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। देखिए मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 12 से 35 में जो है वहीं पे जब आर्टिकल 21 में जो है 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 को में जो है शिक्षा को जो है एक मौलिक अधिकार जो है बना दिया गया। देखिए मौलिक अधिकार बना दिया गया के द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की। संसद ने जो है ये शिक्षा के अधिकार को जो है संसद ने 4 अगस्त 2009 को जो है मंजूरी प्रदान कर दी थी और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। मतलब 1 अप्रैल 2010 से जो है शिक्षा जो है एक कानूनी अधिकार बन गया। देखिए शिक्षा का अधिकार जो कानून लागू किया गया, कानून के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित
करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए, जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधी प्रशिक्षण, आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास, निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश देने संबंधी आरक्षण। निजी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल में भी जो है बच्चा को जो है आरक्षण मिले। स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए इस शिक्षा नीति में। देखिए, इस कानून के अनुसार शिक्षा के दायरे से बाहर छूट गए करोड़ों बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, हर बच्चे के पड़ोस में विद्यालय की व्यवस्था करना और हर विद्यालय को आइए आगे देखते हैं। हर विद्यालय को जो है RTE के में दिए गए मानक के आधार पर मान्यता लेने योग्य बनाना। जो भी विद्यालय शिक्षा देना चाहता है उसको RTI के मानक जो दिया गया है उसके अनुसार जो है यदि है तो उसको मान्यता योग्य बनाने के लिए दिया जाएगा, शिक्षा देने के लिए अधिकार दिया जाएगा। तथा मान्यता न होने पर दंड का प्रावधान, पैरा शिक्षक की नियुक्ति तथा नॉर्म फॉर्मल स्कूल पर पाबंदी, कानून में दिए गए मानक के आधार पर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने योग्य एवं प्रशिक्षण अध्यापकों की नियुक्ति तथा अप्रशिक्षित एवं अल्प वेतन भोगी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, फेल पास प्रणाली से अलग बच्चों के लगातार संपूर्ण मूल्यांकन CCE के द्वारा जो है आदि जैसे कदम तत्काल उठाने होंगे। इस शिक्षा नीति में इतना चीज़ कहा गया। इसको भी हम एक एक करके देखेंगे आगे। अब मोटा मोटी इतना समझिए कि ये सब जो बातें हम बताए हैं ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब शिक्षा के अधिकार जो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, इसमें ये चीज़ इतना चीज़ बताया गया है। देखिए, साथ ही 75% अभिभावकों एवं कुल संख्या का 50% महिलाओं की भागीदारी वाली स्कूल प्रबंधन समितियों का जनतांत्रिक तरीके से गठन एवं संचालन तथा उनके द्वारा स्कूल के लिए आवास योजना बनाने एवं निगरानी जैसी प्रगतिशील योजनाएं तय की गई। मतलब स्कूल में जो है 75% अभिभावकों और कुल संख्या का 25% महिलाओं को जो है शिक्षा में भागीदारी दी गई। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन में एकजुट होकर उच्चतम न्यायालय की अदालत में इस प्रावधान को रद्द करने की दाखिल की गई। जो नई शिक्षा के अधिकार में जो दिया गया कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी जो है बच्चे को 25% आरक्षण दिया गया कि जो निर्धन बच्चा है, जो गरीब है, उसको दाखिला लिया जाए। इसके लिए जो है सभी प्राइवेट स्कूल मिल के जो है ये उच्चतम न्यायालय में जो है यह याचिका दाखिल किया गया। प्रावधान जो है एकजुट होकर उच्चतम न्यायालय अदालत में इस प्रावधान को रद्द करने की एक याचिका दी गई, मगर उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2012 के आदेश के जरिए इस याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने अनुदान रहित अल्पसंख्यक स्कूलों को कानून के दायरे से बाहर कर दिया। इन अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कानून द्वारा दिए गए अन्य अधिकारियों से भी वंचित हो जाएंगे, जबकि यह मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को हासिल है। संसद ने एक और संशोधन कर मदरसों एवं वैदिक विद्यालयों को भी इस दायरे से बाहर कर दिया है। सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की बजाय कानून को ही कमज़ोर बना देने की तमाम कोशिश जारी है। यह कानून तरह तरह के राजनीतिक दबावों और समझौतों का शिकार होता जा रहा है। ये जो शिक्षा नीति लागू किया गया है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार जो लागू किया गया है उसको तरह तरीके से जो है कमज़ोर करने की जो है यह प्रयास किया जा रहा है। अतः इस कानून की सफलता के लिए अध्यापकों एवं अभिभावकों में जागरूकता फैलाना और उन्हें साथ लाना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए उन्हें इस अधिनियम से परिचित होना भी आवश्यक है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं क्या है। जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम पारित किया गया है इसकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला विशेषता है 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। दूसरा है 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानी 4.6% अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये की
5 वर्षों में ज़रूरत होगी, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये वित्त आयोग राज्यों को देगा। देखिए तीसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित एवं और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। चौथा है स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे और इससे जो है क्या होगा, आइए आगे देखते हैं। इससे जो है प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चिन्हांकन करने में जो है मदद मिलेगी। पांचवा जो विशेषता है, निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में 2% स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे और उनमें वही शुल्क लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के समकक्ष छात्रों से लिया जाता है। मतलब प्राइवेट स्कूल में जो है 2% जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसका दाखिला लिया जाएगा और उससे वही शुल्क लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय लेता है। छठा है, इन बच्चों को न स्कूल फीस देने होगी और न ही यूनिफॉर्म, पुस्तकों, ट्रांसपोर्टेशन या मिड डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च करना होगा। देखिए सात है, स्कूल ही ये सब चीज़ करेगा। सातवां विशेषता है, बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुंचने से रोका जाएगा, न निकाला जाएगा और न ही बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा इन बच्चों के लिए। 2% जो आरक्षण दिया गया उसके लिए। देखिए कई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। कोई भी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल, वह बच्चे को जो है प्रवेश देने से जो है इनकार नहीं कर सकेगा। देखिए सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होगी। जो भी कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कोई भी निजी स्कूल में 25% सीटें जो है आरक्षित की जाएगी। आइए दसवां विशेषता जानते हैं। देखिए सभी राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनके इलाके का हर बच्चा स्कूल जाए। सभी राज्य सरकार जो है स्थानीय निकाय से ये कहेगा कि जितने भी बच्चे हैं वो हर बच्चे को जो स्कूल में लाने का प्रयास किया जाए। 11वां है, जिन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उन्हें 3 वर्ष के अंदर तंदुरुस्त करना होगा, वरना मान्यता समाप्त कर दी जाएगी उस स्कूल का। 12वां, इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर उठाएगी। इस पे जो खर्च आएगा उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के जो है एक खर्च को उठाएगा। 13वां है, इस आयु वर्ग के किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए कोई भी जो है विद्यालय बच्चे को जो है निष्कासित नहीं कर सकता है। आइए 14वां विशेषता बताते हैं शिक्षा के अधिकार का। देखिए शिक्षा के में परिणात्मक वृद्धि के साथ साथ बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे। जैसे हो गया, योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती होगी। मतलब गुणवत्ता देने के लिए शिक्षा में जो है क्या क्या प्रयास किए जाएंगे उसको देखते हैं। पहला है, योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। दूसरा है, विद्यालय में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रभावी पाठ्य सामग्री का विकास किया जाएगा। शिक्षकों को सामयिक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। और 15वां विशेषता देखते हैं। ये सब 14 में जो विशेषता है उसको बताए हैं। 15वां विशेषता है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया है उसको जो एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 16वां विशेषता है, अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात 30% निर्धारित किया गया है। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। 17वां है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 17वां विशेषता है शिक्षा के अधिकार का। केंद्रीय सरकार द्वारा ही शिक्षक प्रशिक्षण के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। उसी के द्वारा तकनीक सहयोग एवं संसाधन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे ताकि शैक्षणिक शोध, नवाचार एवं क्षमताओं के विनिर्माण एवं विकास को प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रोन्नत किया जा सके। 18वां है, विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और 19वां है, पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि बालक में, आइए आगे देखते हैं।
देखिए बालक में जो है नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बालक के शारीरिक विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया दिया जाएगा। 20वां विशेषता है विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम में बालक में ज्ञान की क्षमता का निर्माण एवं प्रतिभा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। 21वां विशेषता है शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी, ये शिक्षा के अधिकार में दिया गया है। 22वां विशेषता है अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन प्रवृत्ति को निषेधित किया जाएगा, मतलब निजी ट्यूशन जो है जिसका जो बढ़ रहा है उसको जो है बंद किया जाएगा। 23वां विशेषता इस अधिनियम का वित्तीय बोझ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच जो है 55:45 में के अनुपात में साझा किया जाएगा, यानी कि यदि 100 रुपया इसमें खर्च हो रहा है इसमें 55 रुपया केंद्र सरकार देगी और 45 रुपया जो है राज्य सरकार देगी। ठीक है। 25वां विशेषता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह प्रावधान संपूर्ण देश में लागू होगा, जो शिक्षा के अधिकार है। अब जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जो है क्या चुनौतियां हैं इसको लागू करने में, इसको जानते हैं। देखिए अधिनियम की प्रमुख चुनौतियां क्या है उसको देखते हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, परंतु इसे पूर्ण रूप से गति प्रदान करने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी जो है बाकी है। देखिए इस अधिनियम को लागू करने के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता है। इन खर्चों का बंटवारा राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच किया गया है। इन खर्चों में 55% केंद्र तथा 45% जो है राज्य सरकार के पक्ष में आया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है 1 वर्ष में, और 5 वर्षों में जो है 1,71,000 करोड़ रुपये तक के खर्चों का अनुमान लगाया गया है यह शिक्षा नीति लागू करने के लिए। आइए तीसरा देखते हैं चुनौतियाँ क्या है। देखिए केंद्र ने शिक्षा के अधिकार कानून का पालन करने के लिए एक शिक्षक ढांचे का निर्माण किया है। इस शैक्षिक ढांचे के आधार पर ही प्रत्येक राज्य और संघ शासित दिशा निर्देश तैयार करेंगे, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए चौथा चुनौती है शिक्षा के अधिकार के लिए पहले देश भर में प्राथमिक शिक्षा में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। कानून में बच्चों को अपने घर से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल देने का प्रावधान है। शिक्षा की जो नई शिक्षा नीति जो शिक्षा का अधिकार है इसमें जो है 3 किलोमीटर के अंदर जो है स्कूल होना चाहिए। 3 किलोमीटर से दूर है तो आने जाने में जो भी खर्च है तो वह स्कूल ही वह पे करेगा। देखिए यदि स्कूल इससे दूर होगा तो बच्चे को लाने एवं जाने की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। 5वां जो चुनौतियां हैं उसको देखते हैं। देखिए नए स्कूल खोलने से पहले राज्य सरकार को स्थानीय निकायों की सहायता से यह पता लगाना होगा कि 6 से 14 वर्ष के कितने बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उनकी एक सूची तैयार करना और यह पता लगाना कि वे किस वर्ग के हैं। यदि वे पिछड़ी जाति के हो तो उनकी एक अलग सूची तैयार करना। इस काम में बहुत अधिक समय लग सकता है और लगेगा, जिसके कारण जो है थोड़ा सा विलम्ब होगा। इसकी चुनौतियाँ हो गया। छठा है शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए बड़े स्तर पर प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी। अभी देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से चल रही है। 7वां है निजी स्कूलों की 25% सीटें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें सरकारी स्कूल से तुलना कर इन बच्चों को जो है, आइए आगे देखते हैं। देखिए खर्च देगी, परंतु इसमें भी विवाद है क्योंकि कुछ स्कूलों का कहना है कि वे ज़्यादा सुविधाएं देते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाए। देखिए इसके अतिरिक्त और भी अन्य समस्या हैं जैसे संसाधनों की उपलब्धता। इस कानून के पारित होते ही राज्य सरकारों ने इससे खर्चों का वहन करने में अपनी असमर्थता को व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। जितने भी राज्य सरकारें हैं उसने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमें अनुदान के रूप में पैसा नहीं देगी तो यह जो शिक्षा का अधिकार कानून है इसको जो है लागू करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है, तब यह घोषणा की गई कि जब तक भारत सरकार इसके खर्चों को वहन करने में सहायता नहीं करेगी तब तक इसे लागू करना असंभव है। जब तक जो है केंद्र सरकार इसमें खर्चा जो है सहायता नहीं करेगी तब तक इसे जो है लागू करना जो है असंभव है। परंतु ऐसा
नहीं है कि यह नियम लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार न आया हो। कई क्षेत्रों में इसके लागू होने के अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। जो शिक्षा का अधिकार नियम जो है यह लागू होने के बाद कुछ बहुत से क्षेत्रों में जो है यह एक थोड़ा सा अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शुभ परिणाम मतलब अच्छे परिणाम क्या क्या दिख रहे हैं। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के शुभ परिणाम। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है लागू होने से शिक्षा जगत में एक जन जागृति आई है। मध्य प्रदेश एवं विशेषकर भोपाल के संदर्भ में इसके शुभ परिणाम निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, भोपाल में जो है एक सर्वे किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो वहाँ से जो है यह जो शिक्षा का अधिकार नियम लागू हुआ था वहाँ से अच्छे परिणाम देखने के लिए मिला है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों का निरीक्षण करके एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मान्यता लेनी है, जिसमें गुणात्मक शिक्षा के लिए उचित शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। देखिए, शिक्षा सत्र 2011-12 प्रारंभ होने से पहले सभी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध समितियों के गठन हो जाने से इनमें 50% अभिभावक एवं बाकी शिक्षक एवं जनप्रतिनिधियों के शामिल होने से शिक्षा का स्तर जो है बढ़ेगा। तीसरा जो है जो अच्छे परिणाम देखने के लिए मिला है उसको देखते हैं। देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात का ध्यान में रखते हुए एक कार्य अभियान चलाकर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। देखिए, चौथा परिणाम है सुपरिणाम है पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी इस नियम के अनुसार बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से परिचित कराने हेतु इनके पाठ्यक्रम में गांव एवं शहर के इतिहास को खोजना शामिल कर दिया गया, जिसका सार्थक परिणाम आने की संभावना है। देखिए, पांचवा जो है अच्छा परिणाम शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को रटने की बजाय सीखने की ललक जगाना मुख्य उद्देश्य है। देखिए, इस अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक विकास एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की रोजाना कक्षा में चलाए जाने से उनकी अंतर्निहित प्रतिभाओं के प्रस्फुटन में सहायता मिलेगी। जो भी 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को जो है शारीरिक और विकास जो है नियमित रूप से विकास किया जा रहा है स्कूलों में, तो आगे चल के उस देखा जा रहा है कि उनके अंतर्निहित प्रतिभाओं में जो है एक तरह से अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। आइए सातवां देखते हैं अच्छे परिणाम में हर बच्चे को पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जिसमें उसकी हर उपलब्धि को लेखा जोखा। एक पोर्टफोलियो मतलब हो गया एक तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से अपनी डायरी में लिखना हर बच्चे को, और वह लेखा जोखा होगा। कक्षा 8 के बाद यह फाइल बच्चे को दे दी जाएगी, जिससे उसकी स्कूल गतिविधियों का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। आठवां है स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, वर्दी, साइकिल तथा अन्य सुविधाएं और अध्यापकों का वेतन भत्ते आदि के बारे में जिलों के शिक्षा अधिकारियों से एसएमएस के माध्यम से स्थिति पूछी जाएगी और इनके समय पर न मिलने की दशा में चेतावनी दी जाएगी और कार्रवाई होगी अधिकारी पे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अच्छे परिणाम जो शिक्षा के अधिकार का 9वां पॉइंट है अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को फेल, पास एवं परीक्षा के झंझट से मुक्ति जो है मिल गई है। शिक्षण प्रक्रिया में ही 7 मासिक मूल्यांकन होंगे, जबकि एक अर्धवार्षिक और वार्षिक रहेगा। 10वां है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र में प्रश्न भेजो इनाम पाओ प्रतियोगिता कराई, जिसमें जो है शिक्षा विभाग ने आम लोगों से पूछा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और उनमें कैसे प्रश्न किए जाएं। अभिभावक, शिक्षाविद और आम नागरिकों ने ढेरों जवाब भेजे, जिनसे कुछ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 11वां जो है विशेषता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2011-12 से प्रतिभा पर्व योजना प्रारंभ की है, जिसमें निर्धारित दक्षताएं 90% प्राप्त करने पर 5,000 एवं 80% दक्षता हासिल करने पर 2,500 रुपये एवं राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को। आइए 12वां विशेषता देखते हैं।
देखिए, सरकारी स्कूलों का परीक्षा प्रणाली सुधारने हेतु सरकार ने भी निर्णय लिया कि शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाई को छोड़कर बाकी जो है चुनाव एवं जनगणना जैसे कार्यों में जो है न लगाई जाए। किसको? शिक्षकों को। 13वां है, महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 24 बच्चों की सूची शिक्षा विभाग को दी जिनका प्रवेश निजी स्कूलों में होना है। इनमें से 5 बच्चों को भोपाल में कटारा हिल्स स्थित रियोन पब्लिक स्कूल में दाखिला देना होगा। देखिए, 14वां विशेषता है, प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गणित, अंग्रेजी एवं संस्कृत के शिक्षकों की कमी को देखते हुए डीएड या बीएड की डिग्री न होने पर भी शिक्षक के रूप में भर्ती हो सकेगी तथा 3 वर्षों के अंदर उन्हें शैक्षिक डिग्री पूरी करनी होगी। आइए 15वां विशेषता बताते हैं। देखिए, 15वां विशेषता है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में एक शिक्षक को इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाना है जहां उन्हें अंग्रेजी के बदलते स्वरूप एवं पढ़ाई को बेहतर बनाने के तरीके सिखाए जाएंगे। 16वां विशेषता है, शिक्षकों की शिकायतें दूर करने के लिए जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा जिसके मुख्य सदस्य जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे, पुलिस अध्यक्ष होंगे, नगर निगम आयुक्त होंगे या नगर पालिका अधिकारी होंगे, मुख्य चिकित्सा होंगे एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, सहायक आयुक्त आदि जाति कल्याण विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। शिक्षकों की कोई यदि किसी तरह की कठिनाई हो रही है तो इनके पास जाके शिकायत कर सकता है। देखिए, आगे है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम के निहितार्थ क्या होंगे। शिक्षा के अधिकार में क्या चीज़ दिया गया है इसके लिए। देखिए, इसके लिए निम्न सुझावों पर ध्यान देना होगा। पहला है, अधिनियम का पालन करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी की सम्मिलित सोच एवं प्रयासों की आवश्यकता है। अतः इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता लाने की जो है आवश्यकता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हमारे देश में अधिकांश जनता अभी भी गांव में निवास करती है, इसलिए गांव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक योजनाएं बनाई एवं लागू की जानी चाहिए। तीसरा है, विद्यालयों विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की असामान्य सुविधाएं और खेलकूद की सामग्री की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। चौथा है, शिक्षा के अधिकार के परिपालन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिक्षा रजिस्ट्रार बनाने होंगे कि प्रत्येक बच्चा अपने अधिकार का उपयोग कर ले। इसी प्रकार शहरों में वार्ड रजिस्ट्रार होंगे। पाँचवा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू होने के बाद स्कूलों की संख्या भी बढ़ानी हो सकती है तथा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नवीन मापदंड बनाने होंगे और उनकी भरपाई के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। छठा देखते हैं, निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके लिए अलग से सर्वेक्षण करके उन्हें या तो स्कूल में लाना होगा या उनके घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। सातवां है, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। इस प्रबंध समितियों की मासिक या द्विमासिक आधार पर नियमित बैठक होनी चाहिए तथा इन बैठकों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आठवां पॉइंट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हर शिक्षक के प्रति सप्ताह 45 घंटे स्कूल में देने हैं। यह विलंब से स्कूल आने और जल्दी वापस जाने पर संभव नहीं होगा, इसलिए शिक्षकों की सेवा शर्तों में संशोधन कर उन्हें गांव में रहने की शर्त जोड़नी होगी। 9वां है, स्कूलों के निरीक्षण सहित अन्य कार्यों के लिए जन शिक्षक, संकुल शिक्षक समन्वयक, विकासखंड शैक्षिक समन्वयक और शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता होगी। 10वां है, सामान्य रूप से शिक्षक, जन शिक्षक, संकुल शैक्षिक समन्वयक, विकासखंड शैक्षिक समन्वयक आदि की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, इसलिए इन पदों पर कार्य करने के लिए कुछ विशेष मौद्रिक
और अमौद्रिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इन पदों पे जो है कार्य करने से जो है थोड़ा सा कतराते हैं, इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वह यह काम कर सके। देखिए, स्कूलों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी और संचार एवं संप्रेषण तकनीकी यानी आईसीटी का भरपूर उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहिए। इससे सूचनाओं के आदान प्रदान में लगने वाले समय की बचत होगी। 12वां है, वंचित समूह के संपन्न परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों में अधिनियम के आधार पर दाखिल के लिए आवेदन करते हैं। इसलिए वंचित समूह में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आय सीमा का निर्धारण भी होना चाहिए। 13वां है, शिक्षा प्रणाली में लचीलापन और जीवन की विविधता होनी चाहिए। वह परीक्षा केंद्रित या नौकरी केंद्रित ना हो। उसे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान जो है रखना होगा। सर्वांगीण विकास होता है सभी तरीके से बच्चे में विकास होना। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तथा पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए ताकि सभी बच्चे बराबरी के स्तर पर आ सके। देखिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पालन एवं क्रियान्वयन देश के बच्चे के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और वह इसे परिवार, राज्य एवं केंद्र की सहायता से पूरा करे। यह अधिनियम सैद्धांतिक रूप से तो आदर्श है, परंतु अभी व्यवहारिकता की कसौटी पर खरा उतरना भविष्य की गर्त में है। देश में कानूनों की भरमार है, परंतु आवश्यकता है इन कानूनों की को जो है वास्तविकता के धरातल पर दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सकारात्मक विचारधारा से क्रियान्वित करने की है। वर्तमान में देश के शिक्षा तंत्र और शासन तंत्र की स्थिति कमजोर होने से प्रत्येक देशवासी की नज़रें आरटीई पर केंद्रित है। देखिए, केंद्रित है और यह आशा भरी नज़रों में देख रहे हैं कि अब वंचित वर्ग, गरीब, शिक्षा से दूर बच्चों को भी शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा, यह शिक्षा के अधिकार से। यदि इस दिशा में शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र एवं आम जनता से आपसी तालमेल बैठाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम 100% साक्षर होंगे। तो यहीं तक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। यदि एक बार में नहीं आप लोग को समझ में आता है तो एक बार और देखिए, तो आपको ज़रूर इसमें कीवर्ड जो है, इसमें समझने वाला क्या है, शिक्षा के अधिकार क्या है, उसके जो विशेषता होती है, उनकी जो लागू करने की चुनौती जो है और अधिकारियों की क्या भूमिका होती है, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा किए हुए हैं। तो आप हर एक पॉइंट पे आप लोग 20-20 पे चर्चा जो किए हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में यदि 10 भी लिखते हैं हर एक चीज़ पे, हर एक बिंदु पे, तो आपको अच्छा खासा नंबर आएगा। तो आप ऐसा मत लेके चलिएगा सभी लिखना, हम समझाने के लिए सभी बिंदुओं पे चर्चा किए हैं। आपको भी हर एक मेन पॉइंट पे यदि 10 से 12 लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर आएगा। तो एक बार में यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। आने वाली वीडियो में क्वेश्चन 9 पे चर्चा करेंगे, जो कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के वर्तमान स्तर की विवेचना करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आने वाली वीडियो हम इसी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप इससे पहले जो 7 क्वेश्चन बताए हुए हैं आप तो 8 बता दिए हैं। यदि 7 बताएं, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप लोग का रिवीजन रहेगा। आप यदि 40 क्वेश्चन देख लेते, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।